नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बीते कुछ दिनों से हिमाचल की सुक्खू सरकार पर नीरज खूब बरस रही हैं। फिलहाल सोशल मीडिया अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जिन तमाम सवालों को नीरज ने हवा दी है, उसकी आग अब चारों तरफ फैल चुकी है, जो केवल कांग्रेस के भीतर की नाराजगी नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच संतुलन की परीक्षा भी बनती जा रही है। पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती के लगातार तीखे तेवर और उनकी अपनी ही सरकार पर उठाई गई उंगलियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से उनके पिता और वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार भी आ सकते हैं। खास तौर पर यह मामला सुक्खू सरकार के लिए एक ऐसी दोधारी तलवार बनता दिखाई दे रहा है, जिसके दोनों किनारों पर राजनीतिक जोखिम हो सकता है। एक तरफ नीरज भारती हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और समय समय पर संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर खुलकर राय रखते हैं। दूसरी तरफ उनके पिता चंद्र कुमार है, जो कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और वर्तमान सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। ऐसे में जब बेटे ने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार और संगठन पर सवाल उठाए, तो ये सीधे सीधे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को उजागर करने वाला घटनाक्रम बन गया। मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर वो नीरज भारती की नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं, तो युवा कार्यकर्ताओं और असंतुष्ट नेताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। वहीं अगर उनकी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो पार्टी अनुशासन पर सवाल उठ सकते हैं और दूसरे नेता भी सार्वजनिक बयानबाजी को उचित मान सकते हैं। यही वजह है कि यह पूरा मामला सरकार के लिए दोधारी तलवार जैसा बन गया है। उधर चंद्र कुमार का बयान भी राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने बेटे का खुलकर समर्थन करने के बजाय पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक प्रक्रिया की बात की। इससे एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू और पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो संगठन के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बेटे के लोकतांत्रिक अधिकार को भी नकारा नहीं। वैसे राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता केवल पद से नहीं चलती, बल्कि संदेशों से भी चलती है। नीरज भारती के बयान लगातार ये संदेश दे रही हैं कि कांग्रेस सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। जब विपक्ष सरकार पर हमला करता है, तो उसे राजनीतिक हमला माना जाता है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेता सवाल उठाता है, तो बात सीधे विश्वसनीयता पर आ जाती है। यही वजह है कि नीरज भारती की नाराजगी साधारण असहमति से आगे बढ़कर राजनीतिक चुनौती का रूप ले चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर नीरज भारती अपने तेवर नहीं बदलते, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान किसे होगा? पहली नजर में जवाब होगा सरकार को, लेकिन गहराई से देखें तो इसका असर सबसे पहले उनके पिता और मंत्री चंद्र कुमार की राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि बेटा चाहे अलग बोल रहा हो, लेकिन उसके राजनीतिक संदेश का असर परिवार की सामूहिक शक्ति पर भी पड़ता है। सत्ता के गलियारों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर मंत्री अपने घर के राजनीतिक समीकरण नहीं संभाल पा रहे, तो संगठनात्मक अनुशासन की बात कितनी प्रभावी होगी। यहीं से वो चर्चा शुरू होती है, जिसे राजनीतिक गलियारों में लोग व्यंग्यात्मक अंदाज में भी कह रही हैं कि अगर नहीं बदले नीरज के तेवर, तो बदल जाएंगे मंत्री जी के जेवर। यहां जेवर का मतलब केवल पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव, सरकार में वजन और सत्ता के भीतर की स्थिति से भी है। मुख्यमंत्री सुक्खू भले सार्वजनिक रूप से संयम बरते, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर से लगातार उठ रही आवाजें असहजता पैदा करती है। और नीरज तो पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि कैबिनेट के संभावित बदलाव में उनके पिता का नाम भी खूब चर्चा में है। फिलहाल चंद्र कुमार ने बहुत संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बेटे का बचाव करने के बजाय पार्टी अनुशासन की बात की है। इससे उन्होंने नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि उनकी निष्ठा संगठन और सरकार के साथ है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में नीरज भारती का रुख और आक्रामक होता है, तो नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर इस राजनीतिक असहमति की जिम्मेदारी किसकी है।
कांग्रेस के भीतर भी ये मामला ध्यान से देखा जा रहा है। एक वर्ग मानता है कि नीरज भारती उन नेताओं की आवाज उठा रही हैं जो सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय चाहते हैं। दूसरा वर्ग इसे अनुशासनहीनता मानता है और समझता है कि सार्वजनिक मंचों से अपनी ही सरकार पर हमला करना विपक्ष को मजबूत करने जैसा है। यही विभाजन इस विवाद को और संवेदनशील बना देता है। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर गड़ाए बैठी है। भाजपा के लिए यह अवसर है कि वो कांग्रेस की आंतरिक खींचतान को जनता के सामने बड़ा मुद्दा बनाए। विपक्ष का तर्क सीधा होगा, जब अपने ही नेता सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे तो जनता क्यों करे। इसीलिए यह मामला केवल कांग्रेस के भीतर का नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की व्यापक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने चुनौती यह है कि वो असंतोष को दबाएं भी नहीं और उसे इतना बढ़ने भी ना दें कि वो सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दें। यही कारण है कि फिलहाल संवाद और बातचीत की भाषा अपनाई जा रही है, लेकिन राजनीति में हर विवाद की एक समय सीमा होती है। अगर समाधान नहीं निकलता तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं और निर्णय हमेशा किसी न किसी राजनीतिक कीमत के साथ आते हैं। आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं दिखाई देती है। पहली, नीरज भारती और कांग्रेस नेतृत्व के बीच संवाद हो और विवाद शायद समाप्त हो जाए। दूसरी, असहमति बनी रहे लेकिन सीमित दायरे में रहे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण संभावना यह है कि बयानबाजी और तीखी हो जाए। और अगर तीसरा रास्ता सामने आता है तो फिर नुकसान केवल नीरज भारती का नहीं होगा, उसके राजनीतिक झटके चंद्र कुमार तक पहुंच सकते हैं और सरकार के भीतर उनके प्रभाव पर भी असर डाल सकते हैं। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि ये केवल पिता पुत्र का मतभेद नहीं, बल्कि सत्ता, संगठन और राजनीतिक संदेशों की लड़ाई है। नीरज भारती के तेवर अगर लगातार तलख बने रहते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व को किसी न किसी स्तर पर राजनीतिक संतुलन साधना पड़ेगा। और तब ये कहावत केवल राजनीतिक व्यंग नहीं, बल्कि वास्तविकता बन सकती है कि अगर नहीं बदले तेवर तो बदल जाएंगे मंत्री जी के जेवर। हिमाचल की राजनीति में फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संवाद से समाधान निकलेगा या फिर ये विवाद कांग्रेस सरकार के लिए आने वाले दिनों में बड़ा सिरदर्द साबित होगा। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।